गांव पर चर्चा की एक अलग शुरुआत। जो हमारा लक्ष्य था कि गांव के विकास के लिए और गांव के ग्रामीणों का जो जीवन स्तर है, इस पर लगातार एक संवाद होना चाहिए। आज एक साल बाद हम पहुंचे हैं खरसेड़ा गांव में। खरसेड़ा गांव के युवा प्रधान हैं लवदीप शुक्ला। आज उनसे बात करेंगे कि लगभग एक साल पूरे होने वाले हैं। मई से और जून के महीने से एक साल पूरा हो जाएगा। प्रधान बनने के बाद वो क्या फील कर रहे हैं, आगे की उनकी क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार वो गांव का विकास करेंगे और गांव के बारे में उनकी अपनी सोच क्या है। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गांव पर चर्चा में। सौरभ जी नमस्ते। प्रधान जी, आपको लगभग एक साल पूरा होने वाला है। ये मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल मई जून, एक दो महीने की बात है, 60 दिन लगभग। तो इन एक सालों में प्रधान बनने के बाद आपने अपने ग्रामवासियों के लिए और पूरे गांव के बारे में आपने क्या सोचा, क्या महसूस किया? जब मैं प्रधान बन के आया तो अपने गांव में देखा कि रास्तों की बड़ी दिक्कत है। यहाँ कोई अनवरत योजनाएं तो बन नहीं पाती जो कार्य योजना बन पाए, तो उससे बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती। जैसे नालियाँ हैं, तो नालियाँ बह रही हैं, पूरे रास्ते गंदे पड़े हैं, पैदल निकलना गांव में बड़ा मुश्किल होता है। जब मैं आया तब देखा तो मैं एक रास्ता बड़ा पुराना जब पड़ा था, उसमें करीब 25 साल से किसी प्रधान ने काम नहीं किया था, उसको मैं बना दिया। हो सकता है कल तक में वो काम पूरा हो जाएगा हमारा। तो इतना ज़्यादा उसमें दिक्कत थी कि आधे से ज़्यादा पूरा गांव प्रभावित था। लोग घूम घूम के बाहर से उनका आना जाना होता था। पर गांव के बीच का रास्ता है, बीच से कोई निकलना पसंद नहीं करता था। वो वहाँ आप मान के चलें कि जांग से कीचड़ था। अरे इतनी ज़्यादा दिक्कतें थी। माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम भी यहाँ लगा, चौपाल कार्यक्रम मंत्री जी का। मंत्री जी से मैंने प्रार्थना भी किया, निवेदन किया कि कुछ धन हमें दिया जाए। मेरी ग्राम सभा बहुत छोटी है। ग्राम सभा की आय 12,500 रुपये पर मंथ है और ग्राम सभा का खर्च 40,000 रुपये पर मंथ है। मतलब ये खर्च, ये पहले प्रधान होंगे आप जिसने ये चीज़ बता दी कि 12,500 आए है और 40,000 से ज़्यादा खर्चा है। जी, लोग इसको छुपा के रखते हैं, बताते नहीं। मैं जनता के बीच में आया और इस सारी चीज़ें मैंने खोल के रख दिया कि मेरी आय ग्राम सभा की आपके ये है और आपके ग्राम सभा का खर्च ये है। और बताइए कैसे करें, हमारी दूरियां बन रही हैं विकास की बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें सोच के जब मंत्री जी का कार्यक्रम लगा तो मंत्री जी से मैं निवेदन किया कि कुछ धन हमें दिया जाए, जिससे हम गांव सभा का सुधार कुछ कर सकें। मंत्री जी के द्वारा आश्वासन मिला कि आपको रास्ता हम 2 देंगे और 2 रास्ते आपके पास हो गए हैं। ऐसा करके हम महीनों प्रतीक्षा करते रहे माननीय मंत्री जी का। फिर बाद में जो रिजल्ट आया वो निगेटिव आया, पॉजिटिव नहीं आया। मंत्री जी जो है दूसरे गाँव को धन दिया, जो बड़ी बड़ी व्यापक ग्राम सभाएँ हैं, बड़ी हैं, उनको धन दिए। जैसे बाबूपुर जरिया मिला के दोनों एक हैं। आपकी पहाड़ी ग्राम सभा है, दरसेड़ा है, ऐसे करके 8 से 10 गाँव को उन्होंने अपना पैसा दिया, पर खरसेड़ा ग्राम सभा को नहीं दिया, जो सबसे आपके ब्लॉक में छोटी ग्राम सभा है। और ग्राम सभा का जो रूप है वो व्यापक है, व्यापक रूप में ग्राम सभा है, बड़ी ग्राम सभा है, जनता के घनत्व में कम है और क्षेत्रफल में ये ग्राम सभा व्यापक है। अब 1-1 किलोमीटर बाहर यहाँ पूर्व बने हुए हैं, उनको बताइए मैं कैसे रास्ता वहाँ पहुँचा दूँ। बिल्कुल, मतलब पूर्वों की कनेक्टिविटी नहीं होगी, गाँव नहीं हो पा रही है। ये चीज़ मैंने रखा और इनसे भी कहा, मैं अपने प्रमुख जी से, ब्लॉक प्रमुख जी से, उनसे भी कहा। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अगली बार आपके विषय में कुछ ना कुछ हम आपको धन देंगे आपकी ग्राम सभा को। अब देखिए अगले सत्र में वो क्या करते हैं, सिर्फ आश्वासन ही हमें मिल रहे हैं। अच्छा, पानी की समस्या भी होगी? पानी तो यहाँ का पानी आप पी नहीं सकते। हम जिस तरह से अपना जीवन यापन यहाँ कर रहे हैं, ये पूरा बेल्ट जो है ड्राई जोन है, यहाँ पर पानी नहीं है। जो बोरिंग वगैरह होती है उनका पानी पूरी तरह से खारा है। बाल्टी में आप भर के रखेंगे तो पूरा लिचलीचापन सवेरे आपको मिलेगा प्लास्टिक की और लोहे की बाल्टी पर। और यहाँ पूरा ये मान के चलिए कि यहाँ की 80% जनता बीमार है। ये चीज़ मैं कई बार स्वास्थ्य विभाग को भी बताया, माननीय मंत्री जी को बताया। इस बात को मैं ऊपर तक पहुँचाता रहा, मीडिया के माध्यम से। मीडिया आप जो आए महोदय उनको भी मैं बताया कई बार, GTV वाले भी आए उनको भी बताया, और शेखर साहब आए, कई लोग आए, उनको मैं बताता रहा कि पानी की टंकी बनाने की बात तो हुई थी, एक बाहर शायद कहीं बनी हुई भी। पानी की टंकी बनी है पर उसमें पानी न होने के कारण टंकी फेल है। तो वहीं पुरवा पर लगी हुई है रोड के किनारे, तो 15 से 20 घर अपना पानी पी रहे हैं उसमें, बाकी उसका कोई रीजन नहीं है, गाँव के लिए कुछ भी नहीं है। और ये जो योजना नमामि गंगे आ रही है, इससे उम्मीद की गई थी, पर इसका भी काम अभी ठप पड़ा हुआ है। इसकी मैं ऊपर बात भी किया, जिसके बड़े लोग ऊपर बैठे हैं, तो उन्होंने वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम शुरू कर रहे हैं, पर अभी उसमें कोई काम हो नहीं रहा है। अच्छा, ज़्यादातर किसान परिवार यहाँ पर रहते हैं। जी।
तो किसानों की क्या मूलभूत समस्याएं हैं? सिंचाई से लेकर के हर तरह की समस्याएं होंगी उनकी। अब ये आप देखिए, जब इस गांव में पानी पीने के लिए नहीं है तो सिंचाई की बात तो हम सोच नहीं सकते हैं। मैं एक बोरिंग करवाया था, केवल जानवरों के पानी पीने के उद्देश्य से मैं करवाया था। तो ये सब लोग बैठे हैं यहाँ, इनसे आप पूछ लीजिए, सर्वे भी कर लीजिए कि मेरा सब सही है या नहीं। उस बोरिंग को मैं चला के बिजली का बिल मैं भर रहा हूँ और जानवरों के पानी पीने की व्यवस्था कर रहा हूँ, उससे सिंचाई नहीं कर पा रहा हूँ। पानी जब यहाँ पीने के लिए नहीं, सिंचाई कहाँ हो पाएगी? बिल्कुल। अच्छा, ये जो जमुना से इस पार के गांव हैं, जमहिल हो गया, बचरन हो गया, नुनार हो गया, सालिकपुर हो गया और मतलब पथरा, ये सब तो असिंचित भूमि में आते हाँ, हैं। असिंचित भूमि में आते हैं, पर वहाँ बोरिंग करने से क्या है कि कुछ पानी जो है 1.5 से 2 इंच मिल जाता है। किसी गांव में, सालिकपुर की बात कर रहे हैं, 2.5 इंच पानी मिल जाता है। और जमहिल में भी थोड़ा व्यवस्थाएं पानी की हो जाती हैं। यहाँ जो बोरिंग भी होती है वो एकदम से खारी है, उसे खारा पानी है, पी नहीं सकते हैं। दूसरा, 1 इंच 1.25 इंच से ज़्यादा निकलता नहीं है। अच्छा, सिंचाई की लागत भी बढ़ जाती होगी। सिंचाई की बहुत बड़ी लागत है। पहले हम पानी इकट्ठा करते हैं तालाबों में, तो वो जो तालाब कहाँ बनाए हैं, अपने खेत में बनाए हैं, उनको भरते हैं। उनको इकट्ठा करने के बाद फिर खेत में ले जाते हैं, तो वो ज़मीन हमारी परती पड़ी रह जाती है, उसका हमें कोई लाभ नहीं मिल पाता है। और डीजल भी इधर महंगा है। डीजल के विषय की अगर आप बात करें तो डीजल की तो आज व्यवस्था ये सरकार ने कर दिया है कि डीजल तो ये ट्रैक्टर खड़े हो जाएंगे, डीजल खरीदना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं इस गाँव का सबसे बड़ा काश्तकार हूँ और मेरी ये हालत है कि जिस खेत की जुताई 4 बार करनी है उसको मैं 2 बार ही करके बो रहा हूँ। जब उसका जुताई बुआई सही ढंग से नहीं हो पा रहा तो पैदावार कहाँ हो पाएगी? संभव नहीं है। तो क्या हाल है इसका कि डीजल किसानों को कैसे सस्ते मूल्य पर मिल सके, इसका कोई हल है? हाँ, इस विषय में मेरे मन में एक विचार है, मैंने रखा भी था। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे प्रति बीघा लागत आंक ली जाए डीजल की किसान के, कि प्रति बीघा इतना डीजल किसान को लगेगा, तो लेखपाल से इसका सर्वे करवा के रिपोर्ट लेके कार्ड बना दिया जाए, डीजल कार्ड, और किसान को डीजल कार्ड दिया जाए कि इतनी जितना आप पास ज़मीन है उस हिसाब से आपको डीजल पेट्रोल पंप में कार्ड दिखाओ, सब्सिडी से आपको डीजल मिलेगा। 50% सब्सिडी होना चाहिए। यहाँ का किसान एकदम से मरा पड़ा है, सांसें चल रही हैं, बस जिंदा है, ये कहिए कि सांसें चल रही हैं। तो उसको ये चाहिए। और जैसे बाकी डीजल वो लेता है उस कार्ड के ऊपर, तो बाज़ार मूल्य पर मिलना चाहिए, कोई सब्सिडी ना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है खाद की, तो इस विषय में ये कहना चाहूँगा, खाद में जैसे समय से खाद मुहैया नहीं हो पाती। सरकारें जो भी आती हैं दावा ठोंकती हैं कि हमारे पास इतना भंडार है, हम ये व्यवस्था करेंगे, वो करेंगे, पर जब समय आता है तो उस समय कोई व्यवस्था कर नहीं पाते। खेत आज बोना है, 15 दिन के बाद बोना पड़ता है। तो जैसे आप गांव के प्रधान हैं जी, जैविक खेती की ओर गांव के किसानों को आगे कर सकते हैं कि आप बिना खाद वाली खेती, खाद से तो वैसे भी रासायनिक ज़्यादा प्रयोग करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, बीमारी का एक कारण ये भी होता है, तो इस ओर क्यों नहीं सोचा जा सकता गाय के गोबर से? उसके लिए हम लोग जो है चला रहे हैं अभियान। गौशाला है, उससे भी उसकी गोबर की नीलामी की बात सोच रहे हैं। और यहाँ किसानों को भी प्रेरित करते हैं कि आप जो जानवर रखे हैं समुचित इनके गोबर का आप एक जगह इकट्ठा करें और इकट्ठा करके अपने खेत में डालें। और यूरिया और डीएपी की मात्रा को आप कम करें, धीरे धीरे। इकट्ठा कम करेंगे तो पैदावार रुक जाएगी, तो इसको धीरे धीरे प्रतिवर्ष आप थोड़ा थोड़ा नीचे लाएँ, कम करें और इसको एकदम से ख़त्म करें। आप जैविक में आ जाएँ। इस सारी चीज़ों की चर्चाएं हम कर रहे हैं और कुछ किसान इससे सहमत भी हो रहे हैं, क्योंकि चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं। और ये यूरिया और डीएपी की तो ये किल्लत है कि 3-3 4-4 दिन लोग किसान वहाँ पड़े रहते हैं, ब्लैक रेट में लेने के लिए मजबूर होते हैं और ये दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ती। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे अभी ये यूरिया और डीएपी का जो चल रहा है, सरकार को एक केंद्र अपना बना के रखा, उसमें 2500 और 50 गांव जुड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि 5-5 गांव को जोड़ दिया जाए। हर न्याय पंचायत में रखा जाए डीएपी और यूरिया, और रख करके वितरित करवाई जाए। और फिर भी कोशिश ये हो कि जैविक खेती की ओर काम होना चाहिए। हाँ, उसके पक्ष में मैं भी हूँ, जैविक खेती हो और ज़्यादा उधर रुझान किसान का होना चाहिए। धीरे धीरे इसे कम करना चाहिए, इससे बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। आज देश में आप देख रहे हैं कि कैंसर के जो हॉस्पिटल हैं वो भरे पड़े हैं। मेन कैंसर का रीजन जो है खान पान से है। पानी तो है ही है, पर पानी के साथ साथ जो सब्जियां मार्केट में आ रही हैं वो पूरी जहरीली हैं। जो हम गेहूँ पैदा कर रहे हैं, चना पैदा कर रहे हैं, कोई भी फसल पैदा कर रहे हैं, पूरी जो है दूषित है, बिल्कुल एकदम से दूषित है। यहाँ तक कि गाय और भैंस का दूध, उसमें भी डीएपी और यूरिया का मिक्सचर है, वो भी दूषित है। अच्छा, तो आप युवा हैं और गांव के विकास के लिए सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है, आवाज़ देने का काम करती है। इसके बाद एक सोच आती है मॉडल गांव कि कैसे गांव पूर्णतः ऐसे विकसित हो जाए कि गांव के लोगों का जो जीवन यापन है वो अच्छा हो जाए।
जीवन स्तर उठ जाए, जैसे शहरी लोग रहते हैं उस हिसाब से कुछ समकक्ष स्तर में आ जाएं, तो आप क्या प्रयास करेंगे पूरे 5 साल में कि एक सुंदर गांव का निर्माण हो जाए, पर्यावरण वाला गांव हो, पेड़ पौधे हो, एक अच्छा माहौल हो, साफ सफाई हो, पूरे 5 साल में? 1 साल तो आपका बीतने को है, जी जी। आगे क्या रणनीति है आपकी काम करने की? जैसे सबसे बड़ी चीज़ पहले आती है सौरभ जी, कि सबसे पहले धन की आवश्यकता होती है, चाहे वो परिवार चलाना हो या गांव चलाना हो या देश या प्रांत चलाना, जो भी हो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो ग्राम सभाओं में जो धन है उस धन की बहुत बड़ी कमी है। तो जो हमारे बजट हैं, जैसे 2011 की जनसंख्या का मानक लेके सरकार चल रही है। अब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई, गांव बढ़ गया, ये सब बढ़ गए, तो उस हिसाब से बजट हमारे पास नहीं है। बजट कम है। बजट कम है, हमारे लिए बजट दिया जाए जिससे हम, और बजट में ये सारी चीज़ें होना चाहिए कि ये सफाई पर खर्च करना है, ये पानी पर खर्च करना है, ये कॉलोनी पर खर्च करना है। अभी हमारे अधिकार हमारे पास नहीं है। हमारे पाँव में जो बेड़ियाँ पड़ी हैं उन, पहले मैं आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये बात मेरी सरकार तक जाए, प्रशासन तक जाए, कि हमारे पैरों की बेड़ियाँ काट दी जाए। ये हथकड़ियाँ पड़ी हैं। कौन है बेड़िया? ये बेड़िया, अब ये हमारे पावर हमें नहीं मिल रहे हैं, प्रधान तो बने हैं पर कोई पावर नहीं है। जो गांव पर कर्मचारी हमारे है, लेखपाल है, एनम है, उसे आप तो बोल रहे हैं कि आपका कर्मचारी है, पर पावर तो एसडीएम साहब लेके रखे हैं, ऊपर वाले साहब लेके रखे हैं, डॉक्टर साहब लेके रखे हैं। ये पावर आखिर उनको क्यों, हमें क्यों नहीं? यहाँ क्यों का सवाल है कि हमें क्यों नहीं। अगर एनम समय से नहीं आएगी तो उसके ऊपर हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरा गांव है, हम देखेंगे कब इनका आना हुआ, कब इनका जाना हुआ, किसे क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। इसी तरह से लेखपाल फ्री है, लेखपाल तो सालों साल गांव नहीं आते, महीनों छोड़िए सालों साल गांव नहीं आते। इसी तरह सचिव फ्री है, लेखपाल फ्री है, एएनएम फ्री है। अफसरों का सहयोग बहुत कम मिल रहा है गांव के बिल्कुल नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। मास्टर फ्री है, मास्टर अब स्कूल नहीं आता, अब हम क्या करेंगे, क्या कार्रवाई कर दें, हमारे पास पावर ही नहीं है। नहीं, आप एब्सेंट जाके चढ़ा सकते हो। अरे इससे कुछ नहीं होगा, जब किसी को एक पनिशमेंट 1-2 लोगों को दिया जाएगा तो उससे आजू बाजू के गांव वाले भी चौंक जाएंगे कि ऐसा भी होने लगा है। जैसे माननीय उनकी बहन जी की सरकार थी, बहन जी की सरकार में सीधे आईएएस को टारगेट किया गया, आईपीएस को किया गया। वो आज तक आदत बन गई लोगों की, जो भी पार्टियां उनकी आदत बन गई, आज वो डर बैठा है, उस कारण काम हो रहा है। तो ये इसके लिए जो है हमें पावर हमारे दिए जाए और हमें बजट दिया जाए। और ग्राम सभा को, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि ग्राम सभा को ही पावर दिया जाए बजट बनाने का। बिल्कुल बिल्कुल। और उस बजट को बना के हम भेजें, ऊपर से स्वीकृति मिले। बिल्कुल, चूँकि प्रधान जी आप प्रधान हैं और मैं चाहूँगा, चूँकि आपने पावर की बात की है, तो सीधे हम कोशिश करेंगे कि आवाज़ कभी न कभी ज़रूर पहुँच जाती है। तो आप अपने प्रधानमंत्री से क्या कहेंगे? चूँकि प्रधान और गांव के प्रधान में और प्रधानमंत्री में सिर्फ एक शब्द का फासला है, और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि गांव का प्रधान और प्रधानमंत्री, तो मंत्री अगर आपका लगा होता तो आप भी प्रधानमंत्री होते। तो आप अपने प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे जो बात प्रदेश के सरकार तक आए और उसका सीधा इम्प्लीमेंट गांव के अंदर हो जाए? प्रधानमंत्री जी हमारे नेक इंसान हैं, अच्छी बात है, पर वो कहते हैं प्रधान और प्रधानमंत्री बराबर हैं। हालांकि प्रधानमंत्री से प्रधान बड़ा है, प्रधानमंत्री बड़े नहीं, प्रधान बड़ा है। अगर वाकई देखा जाए, उनकी सारी योजनाएं हम लोग जमीन पर उतारते हैं और लागू करते हैं। तो प्रधान का पावर कम नहीं है, पर वो पावर ही हमारे बेड़ियाँ पड़ी है ना, वो पावर हमें दिया नहीं जा रहा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही अनुरोध करूँगा कि वो हमारे पावर हमें दे दें, और बजट बनाने का हमें वो कर दें कि हम अपना बजट स्वयं बनाएं। कितना हमें सफाई में लगेगा, कितना पानी में लगेगा, और कितनी क्या व्यवस्था, कहाँ नाले बनाना है, नाली बनानी है, रास्ते बनाना है, वो हमारे पास होना चाहिए। अब गोवंश भी एक आ गई समस्या। गोवंश वाली साहब तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये गौशाला जैसे माननीय योगी जी ने किया, बहुत अच्छी बात है, मैं भी इस पक्ष में हूँ, गौशाला होना चाहिए, पर इसकी एक समुचित ढंग से व्यवस्था होनी चाहिए। अब गौशाला के अंदर जो है हम लोग वो किए हैं, जानवर संचित किए हुए हैं, रखे हैं, अब उनके लिए भूसा नहीं है, चारा नहीं है। सरकार कहती है कि हम देंगे, कोई दे ही नहीं रहा है। अब अगस्त सिंह ने गौशाला को मान लिया और सितंबर में हमें थोड़ा सा धन मिला। पहले मान ली वीडियो साहब के माध्यम से ये और सचिव साहब की ये मिला कि जितने जानवर हैं गणना करके मिलेगा। हम लोगों ने फाइल बना के जब दे दिया, तो देने के बाद ये चीज़ें सामने आई कि जितने के टैग लगा है वो हम मानेंगे। चलिए उसमें भी हम संतोष कर लिए कि चलो कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद समस्या हमारे सामने ये आ गई कि जब टैग लगे जानवर को दिए तो हमें सितंबर में दे दिए पैसा ये, और उस फाइल पर क्या लिख देते हैं कि अग्रिम धन।
अग्रिम है ये। अब अग्रिम कब का आप मानेंगे, किस महीने का मान लेंगे, क्योंकि लिखना उनको है, पावर तो उनके हाथ में है, तो अपना वो दे दिए कि अग्रिम धन है ये। और सितंबर के बाद ये अक्टूबर नहीं दिए, नवंबर नहीं दिए, दिसंबर नहीं दिए, जनवरी नहीं दिए, फरवरी में दिए, 5 महीना का अंतराल करके। बताइए 5 महीना कोई जिंदा रह सकता है बगैर खाए पिए? एक दिन मुश्किल होता है, 5 महीने। 5 महीने अगर रात दिन मिला दें तो 10 महीने होते पानी पीने के लिए और खाने के लिए। आपके मतलब इंटरव्यू से ये बात जग जाहिर हो रही है कि प्रधानों के पास अभी पावर की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल 100% कमी है, 100%, थोड़ी बहुत नहीं। अगर ये बेड़ियाँ कटवाइए हमारी आप, अगर ये हमारी बेड़ियाँ कट जाए, ये इतनी बड़ी बेड़ी पड़ी है कि क्या बताएं। बिल्कुल। दूसरा मैं एक चीज़ अभी और कहना चाहूँगा, गौशाला के लिए जो हमारे कर्मचारी लगे हैं उन्हें कहा गया कि मनरेगा से आप इन्हें पैसा दीजिए। अब ये बताएं आप कि जैसे बरसात आती है, मनरेगा का काम कैसे चलेगा? बरसात में तो नहीं चलना कच्चा कोई काम। अब इन्हें हम धन कहाँ से दे दें? तो अब ये लोग काम करने के लिए तैयार नहीं तो क्या प्रधान वहाँ चारा डालेगा? कोई एक आदमी क्या कर सकता है? अगर 10-5 जानवर हों तो मैं सहमत हूँ कि किसी की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं जाके डाल लूँगा। मैं खुद किसान हूँ, मैं स्वयं जाके डाल लूँगा। पर अब 100-100, 150-150 जानवर का तो एक आदमी नहीं कर पाएगा। अब इन कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा, सरकार ये कह रही कि मनरेगा से दीजिए। अरे मनरेगा से दे दो तो मनरेगा का तो पेट इतना बड़ा है कि अपार है धन उसमें। आप एक हमारी उसमें वेबसाइट बनाइए नहीं कि आप इससे निकालिए, काम चले या ना चले। आप अफसर थोड़ा सही हो जाए तो हाँ, सही हो सकता है। चरवाहों के नाम से आप कर दीजिए तो उतना हम धन निकालते रहें। हाँ, आप निरीक्षण करिए कि उतने लोग हमारे पास हैं या नहीं है, ये पावर आपके पास होना चाहिए, वो करिए आप। तो इनको हम धन दें और उसी से भूसा के लिए निकाल लें। अब भूसा बताइए नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी 60% पैसा हमें इस महीने में दिया गया है, 40 फिर रोक लिया गया है जानबूझ के वो तीसरी किस्त बनाने के लिए कि हम तीसरी किस्त दे रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो ये थे हमारे साथ खरसेड़ा ग्राम के प्रधान लवदीप शुक्ला, जिन्होंने बताया कि गांव में 80% जनता बीमारी की हालत से गुजर रही है। महामारी का दौर था, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा बन करके आया था। आशा थी, उम्मीद थी कि अफसर समझेंगे, सरकार समझेगी, सभी समझेंगे, जिससे गांव के अंदर स्वच्छ पानी और गांव की जनता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक गौशाला की समस्या सबसे बड़ी समस्या बन करके उभर करके सामने आई है, जिसके निस्तारण का प्रयास सरकार को करना था, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं हो सका है। अफसरशाही जिस पर योगी सरकार भी ये मानने लगी थी चुनाव के समय कि अफसरशाही बड़ी है, उसका जो नियंत्रण है, उसकी जो कार्यशैली है, वो गांव के माहौल के अनुसार बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। और अफसरों की वजह से ही गांव का विकास रुकता है, अफसरों की वजह से ही गांव के विकास में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है, और अफसरों की वजह से गांव का समुचित विकास अब तक नहीं हो पाया है। भारत के पिछड़े होने का कारण सबसे बड़ा अफसरशाही है। और प्रधानमंत्री से इनका कहना है कि अगर आप वास्तव में प्रधान को प्रधानमंत्री मानते हैं तो ग्राम प्रधान को वो सारे पावर दे दिए जाएं जिसकी उसे आवश्यकता है। बने रही हमारे साथ गांव पर चर्चा में। फिर मिलेंगे किसी और प्रधान जी के साथ, किसी और ग्रामीणों से चर्चा करेंगे किसी और गांव में।